नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास विषय में अध्ययनरत थे। राजस्थान का इतिहास में हमने प्रमुख राजवंश पढ़े। उनमें हम बीकानेर का इतिहास पढ़ रहे थे, बीकानेर का राठौड़ वंश, बीकानेर का राठौड़ वंश। यानी बीकानेर राज्य का इतिहास हम पढ़ रहे थे और हमने अपनी पिछली क्लास में बीकानेर के जो शासक थे करण सिंह, वहां तक अध्ययन कर लिया था। करण सिंह के शासनकाल के बारे में हमने जाना था कि उनका शासनकाल लगभग 1631 से लेकर 1669 तक रहा। उसके बाद में शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन उन्होंने शासन किया था। औरंगजेब का अटक अभियान था, उसके दौरान राजपूतानी के शासकों की औरंगजेब से रक्षा की थी, तो राजपूतानी के शासकों ने उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसको जांगलदर बादशाह की उपाधि दी थी। जांगलदर बादशाह की उपाधि धारण करने वाला बीकानेर का पहला शासक करण सिंह रहा। उसके बाद में मुगल उत्तराधिकार जो संघर्ष हुए, उसमें करण सिंह ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। खजुआ का युद्ध हुआ था, मुगल उत्तराधिकार युद्ध, औरंगजेब और उसके भाई शुजा के मध्य, जिसमें उसने अपने पुत्रों पदम सिंह और केसरी सिंह को भेजा था। पदम सिंह की प्रशंसा में कर्नल पाउलेट ने जो बात कही है, उन्होंने उसकी तुलना, पदम सिंह की तुलना ब्रिटेन के रिचर्ड से की है। उसके बाद में करण सिंह के बारे में हमने ये भी पढ़ा कि उनके शासनकाल में मतीरे की राड़ हुई 1644 में नागौर के अमर सिंह राठौड़ के साथ, जिसमें अमर सिंह राठौड़ विजयी हुआ। जाखड़िया गांव की जो सीमा थी उसके विवाद को लेकर ये मतीरे की राड़ हुई। मतीरा लगा बेल कहीं पर, और बेल कहीं पर लगी और मतीरा जाकर लगा किसी दूसरे राज्य की सीमा में। उसके बाद में करण सिंह के शासनकाल में हमने ये भी पढ़ा कि विभिन्न साहित्यकारों की सहायता से उसने अपने दरबार में साहित्य कल्पद्रुम की रचना की। उनके दरबारी गंगाधर मैथिल थे, उन्होंने कर्णभूषण काव्य डाकिनी की रचना की। इसके अलावा कर्णभूषण के बारे में हमने ये भी पढ़ा था, ये करण सिंह के बारे में हमने ये भी पढ़ा कि उनके शासनकाल में एक अन्य दरबारी थे भट्ट सिंह, उन्होंने कर्णावतस नामक ग्रंथ की रचना की। कवि मुद्गल ने रचना की करण संतोष की। तो पीछे हमने करण सिंह तक अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे अनूप सिंह, बीकानेर के अगले राठौड़ वंश के जो शासक होंगे। करण सिंह के बाद में कौन होंगे? अनूप सिंह। अनूप सिंह का शासनकाल 1669 से लेकर 1698 तक रहेगा। जब भारत में किसका शासन था भाई? भारत में शासन था औरंगजेब का। भारत में इस समय किसका शासन चल रहा था? औरंगजेब का शासन चल रहा था। तो औरंगजेब ने इन्हें लगभग दक्षिण अभियानों पर भेजा, दक्षिण अभियानों पर भेजा था। भारतवर्ष के शासक थे इस समय औरंगजेब, इनके शासनकाल के दौरान। तो औरंगजेब ने इनको ज़्यादातर दक्षिण अभियानों पर ही भेजने का कार्य किया, और दक्षिण अभियानों पर अनूप सिंह की वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इनको जो उपाधि दी थी वो दी थी माही भरातिव, और कह सकते हैं महाराजा की उपाधि दी। महाराजा की क्या दी? उपाधि दी। किसने? औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने इनको मुख्य रूप से, महाराजा तो अपने आप ही आपको पता है, राय सिंह जी जब शासक बने थे तो उनके पास ये महाराजा की उपाधि उन्होंने धारण की थी। तो उसके बाद में ज़्यादातर जो बादशाह थे, ये जो शासक थे बीकानेर के, वो महाराजा की उपाधि धारण करने लग गए। तो माही भरातिव की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन रहे? अनूप सिंह। और ये उपाधि अनूप सिंह जी को किसने दी थी? भारतवर्ष के सम्राट औरंगजेब ने दी थी। और इनको ज़्यादातर दक्षिण अभियानों पर ही रखा औरंगजेब ने, और दक्षिण अभियानों की वीरता से प्रभावित होकर ही ये उपाधि दी थी। औरंगजेब ने इनको 1670 में मराठों के विरुद्ध कहाँ भेजा? मराठों के विरुद्ध।
उसके बाद में 1685-86 में इसको गोलकुंडा अभियान पर भेजा गया। अनूप सिंह जी को कहाँ भेजा गया? गोलकुंडा अभियान पर। गोलकुंडा अभियान पर भेजा गया अनूप सिंह जी को। इसके अलावा फिर 1687 में आगे दक्षिण अभियान था इनका, ये सॉरी गोलकुंडा नहीं, बीजापुर था यह, बीजापुर, उसके बाद में गोलकुंडा, ये साथ ही थे अभियान, बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर भेजा। तो ज्यादातर दक्षिण भारत पर ही इनको भेजा गया। 1670 में मराठों के विरुद्ध भेजा गया इनको। 1685-86 में बीजापुर अभियान पर औरंगजेब के द्वारा भेजा गया और फिर 1687 में इन्होंने गोलकुंडा अभियान किया। ये सारे के सारे औरंगजेब के द्वारा औरंगजेब के अभियान थे और औरंगजेब के अभियानों में इन्होंने दक्षिण भारत अभियानों पर इनका नेतृत्व किया था। उसके बाद में अनूप सिंह जी ने बीकानेर में अनूप पुस्तकालय, संग्रहालय भी कह सकते हैं आप इसको, ज्यादातर पुस्तकालय के नाम से जाने, अनूप पुस्तकालय की स्थापना की। तो बीकानेर में अनूप पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? अनूप सिंह जी ने। इनके नाम से ही लग रहा है कि इन्होंने स्थापना की। उसके बाद में इनकी शासनकाल की अगली बात है, इन्होंने अधिकतर जो पुस्तकें थी, ज्यादातर जो पुस्तकें थी, पुस्तकों का संस्कृत में अनुवाद करवाया, संस्कृत में संकलन करवाया। इसके अलावा जो मेवाड़ के राणा कुंभा थे, राणा कुंभा, उनके भी संगीत ग्रंथों का संकलन करवाया, संगीत ग्रंथों का संकलन करवाया इन्होंने। ये भी ध्यान रखेंगे, ज्यादातर पुस्तकों का संस्कृत में संकलन करवाया, कुंभा के संगीत ग्रंथों का भी इन्होंने क्या करवाया? संकलन करवाया। और इनके शासनकाल में कई पुस्तकों का, विभिन्न पुस्तकों का राजस्थानी भाषा में अनुवाद करवाया गया। विभिन्न पुस्तकों का क्या करवाया गया? राजस्थानी भाषा में, इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी भाषा में क्या करवाया गया? अनुवाद करवाया गया। विभिन्न पुस्तकों का कौन सी भाषा में अनुवाद करवाया गया? राजस्थानी भाषा में अनुवाद करवाया गया, जिसमें मुख्य रूप से पहले आती है कौन? गीता। गीता का राजस्थानी भाषा में जो अनुवाद किया वो किसने किया था? आनंद राम ने। ये ध्यान रखेंगे, आनंद राम ने। गीता का राजस्थानी भाषा में किस कवि ने अनुवाद किया? आनंद राम ने। उसके बाद में अगली जो पुस्तक है उनका नाम है बेताल पच्चीसी। इसका भी राजस्थानी भाषा में अनुवाद करवाया गया। और इसके अलावा जो तीसरी पुस्तक है उसका नाम है सुखकारिका। सुखकारिका, जिसका दूसरा नाम है दंपति विनोद। दंपति विनोद। तो अनूप सिंह के शासनकाल में कई पुस्तकों का राजस्थानी भाषा में क्या किया गया? अनुवाद करवाया गया, जिसमें मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट गीता है। गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो ये आनंद राम ने किया। इसके अलावा अन्य जो पुस्तक थी वो थी बेताल पच्चीसी, और जो तीसरी पुस्तक थी उसका नाम था सुखकारिका, जिसका अन्य नाम मिलता है दंपति विनोद। सुखकारिका के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि फारसी में अनुवादित होने वाली, फारसी में अनुवादित होने वाली संस्कृत की प्रथम पुस्तक, संस्कृत की
प्रथम पुस्तक की रचना कौन सी थी? शुककारिका। तो इसके बारे में एक फैक्ट ये भी ध्यान रखना है कि इसको फारसी में भी क्या किया गया, अनुवादित किया गया। राजस्थानी में तो करवाया ही गया, उससे पहले ये संस्कृत की थी, फिर इसको फारसी में अनुवादित करवाया गया। तो फारसी में अनुवादित होने वाली संस्कृत की ये पहली क्या मानी जाती है, पुस्तक मानी जाती है। इसके अलावा अनूप सिंह जी ने स्वयं कई पुस्तकें लिखी, वो भी ध्यान रखें। अनूप सिंह स्वयं अच्छे साहित्यकार थे भी, अच्छे साहित्यकार रहे। इन्होंने अनुपविवेक, अनूप सिंह जी ने कौन कौन सी पुस्तकें, कौन कौन सी रचनाएं लिखी? तो अनुपविवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि और गीत गोविंद पर अनुपयोदय टीका लिखी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हाई लेवल एग्जाम्स के दृष्टिकोण से आपको इनके बारे में ध्यान रखना होगा। अनूप सिंह स्वयं अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने अनुविवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि और गीत गोविंद के ऊपर अनुपयोदय नामक क्या लिखी, टीका लिखी थी। इसके अलावा इनके दरबार में प्रमुख साहित्यकार और संगीतकार रहता था और उसका नाम था भाव भट्ट। क्या नाम था? भाव भट्ट। उसका नाम था भाव भट्ट। ये भाव भट्ट जनार्दन भट्ट का क्या था? पुत्र था, जो महान संगीताचार्य हुए। जनार्दन भट्ट, उनका पुत्र था कौन? भाव भट्ट, जो किसके दरबार में रहता था? अनूप सिंह जी के दरबार में रहता था। तो अनूप सिंह जी के दरबार में ही इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो ध्यान रखें। प्रमुख रचनाएं, भाव भट्ट की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? प्रमुख रचनाएं हैं संगीत, अनूप, अंकुश। एक रचना का नाम है अनूप संगीत रत्नाकर, एक रचना का नाम है अनूप संगीत विलास। तो ये सारी की सारी रचनाएं किसने लिखी? ये लिखी भाव भट्ट ने, जो किसके दरबार में प्रमुख साहित्यकार या संगीतकार के रूप में रहता था? अनूप सिंह जी के दरबार में भाव भट्ट। ये जनार्दन भट्ट जो प्रसिद्ध संगीताचार्य रहे हैं, उनके क्या हैं? पुत्र रहे। इसके अलावा अनूप सिंह जी की और बात करें, अन्य दरबारी कौन कौन थे? तो अन्य दरबारी साहित्यकार थे मणिराम दीक्षित,
इसके अलावा और बात करें तो अनंग भट्ट, और इसके अलावा एक और थे वेदनाथ। ये अन्य दरबारी साहित्यकार अनूप सिंह जी के दरबार में रहते थे। मणिराम दीक्षित ने जो रचनाएं लिखी उसका नाम है अनूप व्यवहार सागर, अनूप व्यवहार सागर, और इसके अलावा अनूप विलास, अनूप विलास, ये रचनाएं मणिराम दीक्षित ने लिखी। अनंग भट्ट ने जो रचना लिखी उसका नाम है तीर्थ रत्नाकर, तीर्थ रत्नाकर, और इसके अलावा वेदनाथ ने जो रचना लिखी उसका नाम है ज्योतपत्ति सार। तो थोड़ा डिफिकल्ट है दोस्तों, लेकिन 2 बार देखेंगे तो आसानी से ये पुस्तकें आपको याद हो जाएंगी। शुरुआत में थोड़ा होता है दिक्कत, एक बार देखने से याद होती नहीं है, दूसरी बार अगर आप इनको रिपीट करेंगे तो आसानी से आपके जहन में आएंगी। तो ये इतने दरबारी अनूप सिंह जी के दरबार में रहा करते थे। उसके बाद में आगे देखते हैं जो बीकानेर चित्रशैली है, बीकानेर चित्रशैली उसका स्वर्णकाल, बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल। बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक का काल कहलाता है? तो ये अनूप सिंह जी का काल ही कहलाता है। अनूप सिंह जी का क्या है? काल। बीकानेर चित्रशैली का क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहलाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत 1612 ईस्वी में मानी जाती है राय सिंह के काल से, और इसका स्वर्णकाल माना जाता है अनूप सिंह का काल। इसके अलावा बीकानेर में अनूप सिंह जी का काल उस्ता कला का स्वर्ण काल माना जाता है। उस्ता कला का क्या माना जाता है? स्वर्ण युग। किसका काल? अनूप सिंह जी का काल। उस्ता कला का स्वर्ण युग माना जाता है इनका काल। उस्ता कला आपको पता है ये ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर चित्रांकन या चित्रकारी का जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है? उस्ता कला। और उस्ता कला के जो कलाकार होते हैं वो कहलाते हैं उस्ताद। क्या कहलाते हैं? उस्ताद कहलाते हैं। उस्ता कला अनूप सिंह जी के काल में कहाँ से आई? लाहौर से बीकानेर आई। लाहौर से कहाँ आई? बीकानेर। लाहौर से बीकानेर आई। और उस्ता कला के जो प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, प्रसिद्ध कलाकार वो रहे हैं हिसामुद्दीन उस्ता। और इसके अलावा वर्तमान में भी चर्चित कलाकार हैं, उनका नाम भी ध्यान रख लें। मोहम्मद हनीफ उस्ता। तो बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल अनूप सिंह जी का काल कहलाता है। और इसके अलावा अनूप सिंह जी का काल उस्ता कला का भी स्वर्ण युग कहलाता है, स्वर्णकाल कहलाता है। उस्ता कला राजपुतानी में लाहौर से आई, लाहौर से बीकानेर आई। और प्रसिद्ध कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता हैं। वर्तमान में मोहम्मद हनीफ उस्ता को आप जान सकते हैं। ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन या चित्रकारी का जो कार्य है वो उस्ता कला कहलाती है। और इसके जो कलाकार होते हैं वो उस्ताद कहलाते हैं। उसके बाद में आगे देखिए, औरंगजेब ने आपको पता है 1669 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। हिंदू मंदिरों को तोड़ने का क्या दिया था? आदेश दिया।
हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था किसने? औरंगजेब ने। तो भारतवर्ष में ज्यादातर हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा था इनके आदेश के अनुरूप। तो आपको पता है दक्षिण भारत अभियान पर इस समय अनूप सिंह जी गए हुए थे, औरंगजेब ने उनको भेजा था और मंदिर तोड़ने का आदेश दे दिया गया था कि हिंदू मंदिरों को भारतवर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ा जाए, उनको मस्जिदों में तब्दील किया जाए। तो ऐसे हिंदू मंदिरों को जब तोड़ा जा रहा था तो दक्षिण भारत से अनूप सिंह जी क्या करते हैं? अनूप सिंह दक्षिण भारत से हिंदू देवी देवताओं की अनेक मूर्तियां लेकर आया। हिंदू देवी देवताओं की अनेक मूर्तियां कहाँ लेकर आया? बीकानेर लेकर आया। और उनको जहां स्थापित करवाया उस मंदिर का नाम है 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर। तो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहां पर है? बीकानेर में। किसने स्थापित करवाया? अनूप सिंह जी ने। और इसका कारण यह है कि औरंगजेब जब हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था तो अनूप सिंह दक्षिण भारत में थे उस समय, और दक्षिण भारत से अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अपने साथ में लेकर आया और उनको बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में स्थापित करवाया। तो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ है? बीकानेर में। किसने स्थापित करवाया? अनूप सिंह जी ने स्थापित करवाया था। इन 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में एक हेरंब गणपति की मूर्ति भी है। हेरंब गणपति की मूर्ति भी है। तो हेरंब गणपति की मूर्ति भी आपको कहां पर मिलेगी? बीकानेर में मिलेगी, 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर। तो ये था भाई अनूप सिंह जी का शासनकाल। एक बार हम अनूप सिंह जी के शासनकाल के ऊपर मोटे तौर पर पुनः नजर डालते हैं, आसानी से याद हो। बीकानेर का राठौड़ वंश हम पढ़ रहे हैं और करण सिंह जी के पश्चात अगले जो शासक हैं उनका नाम है अनूप सिंह। इनका शासनकाल रहेगा 1669 से 1698 के मध्य। और इस समय जब अनूप सिंह जी बीकानेर के शासक बने उस समय भारत के शासक थे औरंगजेब। तो औरंगजेब ने इनको ज़्यादातर दक्षिण अभियानों पर ही रखा, मुगल दरबार से बाहर दक्षिण अभियानों पर भेजा मुगलों की तरफ से प्रतिनिधि बनाकर। और दक्षिण अभियानों की वीरता से प्रभावित होकर ही इनको औरंगजेब ने जो उपाधि दी थी वो कौन सी थी? माही भरातीव और महाराजा की उपाधि दी। 1670 में इनको मराठों के विरुद्ध भेजा गया, 1685-86 में बीजापुर अभियान पर भेजा गया और 1687 में इनको गोलकुंडा अभियान पर भेजा गया था अनूप सिंह जी को। वहां पर मुगलों की तरफ से इन्होंने वीरता का प्रदर्शन किया भी। बीकानेर में इन्होंने अनूप पुस्तकालय या संग्रहालय की स्थापना की, विभिन्न पुस्तकों का संस्कृत में संकलन करवाया। राणा कुंभा के जो संगीत ग्रंथ थे उनका भी इन्होंने संकलन करवाया। कई पुस्तकें थी उनका राजस्थानी भाषा में अनुवाद करवाया। इंपॉर्टेंट है ये बात, राजस्थानी भाषा का अनुवाद किसके समय हुआ बीकानेर में? तो अनूप सिंह जी के समय। गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किसने किया? आनंद राम ने। इसके अलावा बेताल पच्चीसी और सुक्खकारी का अन्य पुस्तकें थी जिसका राजस्थानी भाषा में अनुवाद हुआ। सुक्खकारी का क्या दूसरा नाम आप दंपति विनोद भी ध्यान रखें। फारसी में अनुवादित होने वाली संस्कृत की पहली पुस्तक रही कौन सी? सुक्खकारी का। तो ये इंपॉर्टेंट है पुस्तकें, नाम ध्यान में रखें। अनूप सिंह जी खुद अच्छे साहित्यकार थे, उन्होंने प्रमुख रचनाएं लिखी जैसे अनुविवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि। गीत गोविंद पर इन्होंने एक टीका लिखी, टीका अनुपेदय टीका। आपको पता है टीका क्या होती है? जो बड़ी पुस्तक होती है उसका जो लघु जो संस्करण होता है, सूक्ष्म रूप होता है, उसको टीका कहा जाता है। तो जयदेव की जो गीत गोविंद थी उस पर इन्होंने अनुपेदय नामक क्या लिखी? टीका लिखी।
इनके दरबार में अन्य साहित्यकारों में बात करें तो एक संगीतकार और साहित्यकार रहता था भाव भट्ट। किसके पुत्र थे? जनार्दन भट्ट के पुत्र थे। ये जनार्दन भट्ट अपने समय के महान संगीताचार्य रहे हैं। भाव भट्ट की जो रचनाएं हैं वो ध्यान रखें, संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत विलास। और अन्य दरबारी साहित्यकारों की बात करें, विद्वानों की बात करें तो इनके दरबार में मणिराम दीक्षित रहते थे, जिनकी रचना है अनूप व्यवहार सागर, अनूप विलास। ये दोनों रचनाएं हैं मणिराम दीक्षित की। अनंग भट्ट ने लिखी, अनंग भट्ट, अनंत भट्ट इन्हीं का नाम है, तीर्थ रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी। वेदनाथ ने ज्योतिपति सार नामक ग्रंथ की रचना की थी। और बीकानेर चित्र शैली का जो स्वर्णकाल है वो किसका काल कहलाता है? अनूप सिंह जी का काल ही कहलाता है। उस्ता कला का स्वर्णकाल भी इन्हीं का काल कहलाता है। बीकानेर से आई, लाहौर से बीकानेर आई ये कला। प्रसिद्ध कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता रहे और वर्तमान में इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो मोहम्मद हनीफ उस्ता हैं। ऊंट की खाल पर चित्रांकन या चित्रकारी का जो कार्य है वो उस्ता कला कहलाता है। प्रसिद्ध कलाकार जो होते हैं वो उस्ताद कहलाते हैं। औरंगजेब ने 1669 में जब हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया तो उस समय अनूप सिंह जी दक्षिण भारत अभियानों में व्यस्त थे। और जब हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा था तो वहाँ से अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ लेकर आए और बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर स्थापित करवाया। वहाँ पर ये हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति इन्होंने रखवाई और इनमें एक हेरम्ब गणपति की मूर्ति भी शामिल है। तो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पर है भाई? बीकानेर में। किसने स्थापित करवाया? अनूप सिंह जी ने। उसके बाद में अनूप सिंह जी के बाद में आगे जो शासक बनेंगे उनके बारे में कोई विशेष हमें जानकारी नहीं मिलती है। अन्य जो उत्तराधिकारी हुए, उत्तराधिकारी स्वरूप सिंह हुए। स्वरूप सिंह के बारे में कोई इतिहास में उल्लेखनीय जानकारी मिलती नहीं है। इनका शासनकाल 1698 से 1700 ईस्वी के बीच में रहा। मात्र 2 साल शासक रहे। स्वरूप सिंह जी के बाद में सुजान सिंह शासक बनेंगे। सुजान सिंह के बारे में भी कोई उल्लेखनीय जानकारी देखने को मिलती नहीं है। 1700 से 1735 ईस्वी तक ये बीकानेर के शासक रहे। सुजान सिंह के बाद में जोरावर सिंह शासक बने। जोरावर सिंह 1735 से लेकर 1746 तक ये शासक रहेंगे। जोरावर सिंह जी के बाद में आगे जो शासक बनेंगे वो गद सिंह बनेंगे। इनका शासनकाल 1746 से 1787 तक रहेगा। और गद सिंह के बाद में आगे जो आएंगे उनका नाम है सूरत सिंह। इनके बारे में इनके शासनकाल के बारे में कुछ जानकारियां हमें मिलती हैं भाई, तो इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक बार पुनः देख लीजिए कुछ शासक, जैसे कई बार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित क्रम में प्रश्न दे दिया जाता है और वहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इनके शासनकाल के बारे में तो कोई जानकारी है नहीं, लेकिन वंशावलियों में जानकारी हमें मिलती है। स्वरूप सिंह जी का शासनकाल रहा 1698 से 1700 ईस्वी। कोई जानकारी उल्लेखनीय ऐतिहासिक स्रोत हमें मिलते नहीं इनके बारे में। सुजान सिंह जी शासक बने 1700 से 1735 के मध्य, कोई जानकारी नहीं। जोरावर सिंह जी शासक बने 1735 से 1746। इनके बारे में एक बात ये पता चलती है कि जो 1734 में हुड्डा सम्मेलन बुलाया गया था, जयपुर के राजा स्वाइजय सिंह के द्वारा ये सम्मेलन बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय ने की थी। मराठों का राजपुताने में आक्रमण रोकने के उद्देश्य से हुड्डा सम्मेलन बुलाया गया था, जो विभिन्न कारणों से क्या रहा था? असफल रहा था। और उस हुड्डा सम्मेलन में बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। बीकानेर के क्या थे? प्रतिनिधि। कौन थे? जोरावर सिंह। तो ये बातें इनके बारे में आपको ध्यान में रखनी है। हुड्डा सम्मेलन में बीकानेर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? जोरावर सिंह ने किया था। 1734 में हुआ था ये, 17 जुलाई 1734 को। हुड्डा भीलवाड़ा में पड़ता है, वहां पर हुआ था ये। आगे गद सिंह जी आए, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। मुगल सम्राट थे अहमद शाह। मुगल सम्राट अहमद शाह ने इनको उपाधि दी थी
मुगल सम्राट अहमद शाह ने इन्हें क्या दी, उपाधि दी थी भाई। उपाधि थोड़ी बड़ी है, कौन सी उपाधि दी? राज राजेश्वर श्री महाराजा धीराज महाराजा शिरोमणि श्री गद सिंह, ये उपाधि दी थी किसने? मुगल सम्राट अहमद शाह ने। किसको दी थी? गद सिंह जी को दी थी। राज राजेश्वर श्री महाराजा धीराज महाराजा शिरोमणि श्री गद सिंह की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी और कोई विशेष जानकारी, विशेष बातें इनके बारे में नहीं मिलती हैं। आगे शासक का नंबर आएगा सूरत सिंह जी। इनके शासनकाल के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इनके शासनकाल में जॉर्ज थॉमस ने 1798 में 2 बार बीकानेर पर आक्रमण किया। 2 बार बीकानेर पर क्या किया? आक्रमण किया। तो जॉर्ज थॉमस ने 2 बार आक्रमण किया बीकानेर पर। किसके शासनकाल में? सूरत सिंह जी के शासनकाल में। सूरत सिंह जी के शासनकाल की अगली बात यह आती है कि 1805 में जैसलमेर के जस्ता सिंह भाटी था नाम, जस्ता भाटी को पराजित करके इन्होंने भटनेर दुर्ग जीता। 1805 में जैसलमेर के जस्ता सिंह भाटी को इन्होंने हराया और हराने के पश्चात कौन से दुर्ग को जीत लिया? भटनेर दुर्ग को जीत लिया। और जिस दिन इन्होंने भटनेर दुर्ग जीता उस दिन था मंगलवार। क्या था उस दिन? मंगलवार। और आपको पता है मंगलवार ये होता है हनुमान जी का वार, तो इस कारण भटनेर दुर्ग का नाम इन्होंने क्या कर दिया? हनुमानगढ़। क्या कर दिया? हनुमानगढ़। इस प्रकार से हनुमानगढ़ नाम पड़ा हुआ है। तो इसके पीछे यही है कि 1805 में जैसलमेर के जस्ता सिंह भाटी, जिनका यहाँ पर अधिकार था भटनेर दुर्ग पर, उसको हरा दिया। उस दिन मंगलवार था, इस कारण भटनेर दुर्ग का नाम हनुमान जी के नाम पर इन्होंने क्या कर दिया? हनुमानगढ़ कर दिया। और इनके इस विजय में इनके प्रमुख सेनापति रहे अमरचंद सुराणा। सेनापति कौन थे? अमरचंद सुराणा। प्रमुख सेनापति जिसकी इसमें भूमिका रही उनका नाम था अमरचंद सुराणा। उसके बाद में आगे इनके शासनकाल की अगली बात ये आती है कि 1814 में इन्होंने चूरू पर आक्रमण किया। चूरू पर क्या किया? आक्रमण। चूरू पर आक्रमण किया तो इस समय चूरू का जो शासक था वो था शिव सिंह, या इसका अलग नाम मिलता है श्योजी सिंह भी मिलता है भाई। शिव सिंह या श्योजी सिंह था। तो कहा जाता है कि आक्रमण का जवाब दिया इन्होंने शिव सिंह जी ने, और बाकायदा गोला बारूद जो इनके पास में थी वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके पास में गोले वगैरह जब समाप्त हो जाते हैं तो इन्होंने चांदी के गोले इस आक्रमण का जवाब देने के लिए क्या चलाए? चांदी के गोले चलाए थे, चांदी के गोले दागे। तो ये भी ध्यान रखना। एकमात्र जो शासक जिसने अपने ऊपर हुए आक्रमण का जवाब देने के लिए चांदी के गोलों का इस्तेमाल किया, चांदी के गोले दागे,
शिव सिंह थे चूरू के, और किसके विरुद्ध, तो ये सूरत सिंह जी के विरुद्ध की ये बात है। उसके बाद में आगे इनके बारे में आप ये भी बात ध्यान रखेंगे, देशनोक में जो करणी माता का मंदिर है, देशनोक में किसका मंदिर है, करणी माता का, देशनोक में करणी माता मंदिर का को आधुनिक स्वरूप इन्होंने दिया था, आधुनिक स्वरूप दिया भी इन्होंने, ये भी ध्यान रखेंगे। सूरत सिंह जी ने देशनोक में करणी माता का मंदिर है उसको आधुनिक स्वरूप दिया था, तो ये जानकारी भी इनके बाद में इनके बारे में ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इनके बारे में जो प्रमुख जानकारी मिलती है वो हमें दयाल दास की जो रचना है बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात, उसमें प्रमुख रूप से इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है, इन्होंने 1818 में आश्रय पार्थक्य नीति के अंतर्गत, पार्थक्य नीति के तहत अंग्रेजों से क्या कर ली, संधि कर ली, अंग्रेजों से क्या की, संधि की, किसने, सूरत सिंह जी ने। और इस संधि में जो अंग्रेज था, अंग्रेज का नाम था चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ, जो राजपुतानी के शासकों से प्रमुख रूप से संधि करने में जिसकी अग्रणी भूमिका रहती है, चार्ल्स मेटकॉफ की, वायसराय हेस्टिंग्स ने इसको भेजा था राजपुतानी के शासकों के साथ में संधि करने के लिए। और ये तो था अंग्रेजों की तरफ से संधि के ऊपर हस्ताक्षर किया, और बीकानेर की तरफ से काशीनाथ ओझा ने किया था, बीकानेर की तरफ से संधि पर हस्ताक्षर किसने किए, काशीनाथ ओझा। तो ये भी ध्यान में रखना है। ये इनके शासनकाल की कुछ प्रमुख बातें हैं। भी एक बार मैं पुनः रिपीट करवा देता हूँ सूरत सिंह जी के बारे में। 1787 से 1828 तक इनका शासनकाल रहेगा, बीकानेर के शासक रहेंगे। और इनके शासनकाल में जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किया, और इन्होंने फिर 1805 में जैसलमेर के जस्ता बाठी को पराजित किया और बटनेर दुर्ग जीत लिया। जिस दिन जीता उस दिन मंगलवार था, इस कारण हनुमान जी के नाम पर नाम कर दिया बटनेर दुर्ग का हनुमानगढ़। प्रमुख सेनापति रहा इनका अमरचंद सुराणा। 1814 में जब चूरू पर आक्रमण किया तो यहाँ के शासक शिव सिंह ने इनके ऊपर चांदी के गोले दागे थे। इन्होंने देशनोक में करणी माता के आधुनिक जो मंदिर है उसका आधुनिक स्वरूप दिया था। 1818 में अंग्रेजों के साथ में इन्होंने आश्रय पार्थक्य नीति के तहत क्या कर ली, संधि कर ली कि हम आपके आश्रय में रहेंगे, आप हमारी क्या करेंगे, भविष्य में सहायता करेंगे। अंग्रेजों की तरफ से जो संधि करने वाला था, संधि पर हस्ताक्षर करने वाला था, वो चार्ल्स मेटकॉफ रहा, और बीकानेर की तरफ से काशीनाथ ओझा रहे। उसके बाद में जो आगे शासक रहेंगे, बीकानेर के अगले शासक बनेंगे, वो बनेंगे रतन सिंह जी। कौन बनेंगे, रतन सिंह। और इनका शासनकाल रहेगा 1828 से लेकर 1851 तक, 1828 से 1851 तक रहेगा। और इनके शासनकाल में एक प्रमुख घटना हुई, बीकानेर और जैसलमेर के बीच में वासणपी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, वासणपी का युद्ध। वासणपी का युद्ध होगा कब, 1829 में। वासणपी का युद्ध होगा किसके बीच में होगा, तो ये होगा एक तरफ बीकानेर के हैं कौन, रतन सिंह, दूसरी तरफ जैसलमेर। और जैसलमेर के इस समय जो शासक थे उनका नाम था गज सिंह। कौन था, गज सिंह। और इनके गज सिंह के जो सेनापति थे उनका नाम था सालिम सिंह, सेनापति सालिम सिंह। कहा जाता है कि ये ऊंटों के लिए युद्ध हुआ था। किसके लिए, ये वासणपी का युद्ध किसके लिए हुआ, ऊंटों के लिए। ऊंटों के लिए ये युद्ध हुआ। वासणपी का युद्ध किसके लिए हुआ था, ऊंटों के लिए हुआ था। और इसमें जैसलमेर के गज सिंह क्या हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं। कौन विजयी हो गए, जैसलमेर के गज सिंह विजयी हो गए वासणपी के युद्ध में। और उसके बाद में मेवाड़ के
जो महाराणा थे, राणा जवान सिंह, जवान सिंह ने क्या करवा दिया था इनके बीच में, राजीनामा या समझौता करवा दिया कि कोई बात नहीं, छोटी मोटी घटनाएं चलती हैं राज्यों की सीमा को लेकर, आप अपने बीच में किसी प्रकार का कोई मतभेद न रखें। तो मेवाड़ के जवान सिंह ने इनके बीच में क्या करवा दिया था, समझौता करवा दिया था। और फिर 1835 में अंग्रेज था ट्रेविलियन, 1835 में ट्रेविलियन ने इनके बीच में क्या करवाया, समझौता करवाया। ट्रेविलियन ने इनके बीच में क्या करवा दिया था, समझौता करवा दिया था। ठीक है, और जब ये समझौता हुआ उसमें लेफ्टिनेंट वोइलो भी क्या था, उपस्थित था। लेफ्टिनेंट वोइलो भी उपस्थित था इस समझौते के समय, ये भी ध्यान में रखेंगे। वासंती का जो घटनाक्रम है, युद्ध है, वो किसके समय हुआ, रतन सिंह जी के समय हुआ था। ऊंटों के लिए कौन सा युद्ध हुआ, तो ये भी ध्यान रखेंगे। वासंती का युद्ध हुआ था दो राज्यों के बीच में, बीकानेर और जैसलमेर। जैसलमेर विजय हुआ और उसके बाद में जो नीचे लोग दिख रहे हैं आपको, इनकी प्रमुख भूमिका हुई दोनों राज्यों के बीच में जो विवाद है उसको समाप्त करवाने में। पहले महाराणा जवान सिंह मेवाड़ के, उन्होंने दोनों के बीच में राजीनामा करवाया। 1835 में ट्रेविलियन ने फिर इनके बीच में हमेशा के लिए समझौता करवा दिया, उसमें लेफ्टिनेंट वोइलो भी क्या था, उपस्थित था। रतन सिंह जी ने इनके बारे में ये भी एक प्रमुख बात है भाई, 1836-37 में इन्होंने गयाजी में, बिहार में पड़ता है स्थान गयाजी, गयाजी में राजपूताने के राजपूत शासकों को, राजपूतों को अपनी पुत्रियों का वध, अपनी पुत्रियों का वध न करने की प्रतिज्ञा करवाई। यानी गंगा माता के सामने, गंगा नदी है, वहां की बात है। 1836-37 में राजपूताने का ऐसा शासक, इन्होंने ज्यादातर राजपूतों को वहां पर प्रतिज्ञा करवाई कि भविष्य में हम अपनी कन्याओं का वध नहीं करेंगे। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि राजपूताने के किस शासक ने गयाजी में राजपूतों को कन्या वध न करने की प्रतिज्ञा करवाई, तो ये रतन सिंह जी ने ही करवाई थी। और इसका प्रभाव ये रहा कि अंग्रेजों ने भी फिर 1844 में कन्यावध पर प्रतिबंध लगा दिया। कन्यावध पर क्या कर दिया, प्रतिबंध। और सबसे पहले राजपूताने में कोटा और बूंदी ने 1832-33 में इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था। 1844 में फिर बीकानेर ने भी कन्यावध पर क्या कर दिया, पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। बीकानेर ने भी कन्यावध पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध, कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। कन्यावध पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया किसने, रतन सिंह जी ने 1844 में। जब अंग्रेजों ने लगाया तो उसके पश्चात पूरी तरह से अपने राज्य में आण जारी करवा दी कि अगर कोई कन्यावध करता हुआ पाया गया तो वो अपराधी होगा। उसके बाद में रतन सिंह जी ने बीकानेर में रतन बिहारी का मंदिर बनाया। रतन बिहारी का क्या बनाया, मंदिर बनाया। बीकानेर में रतन बिहारी का मंदिर किसने बनाया, तो रतन सिंह जी ने बनाया। ये वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है, वल्लभ संप्रदाय का मंदिर। ये भी ध्यान रखेंगे, वल्लभ संप्रदाय का मंदिर कौन सा है, रतन बिहारी का मंदिर। बीकानेर में किसने बनवाया, रतन सिंह जी ने बनवाया। और लोक संत आपको पता होगा, डूंगजी और जवार जी, अंग्रेजों के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल थे डूंगजी और जवार जी, डूंगजी और जवार जी। तो जवार जी को इन्होंने अपने राज्य में संरक्षण दिया था 1847 में जूनागढ़ दुर्ग में।
कहाँ पर संरक्षण दिया? जूनागढ़ दुर्ग में। तो ये भी ध्यान रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है। राजपूताने के किस शासक ने जवाहर जी को अपने यहाँ पर संरक्षण दिया, शरण दी? तो रतन सिंह जी ने दी थी। कब? 1847 में, अंग्रेज जब इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, डोंगजी और जवाहर जी। डोंगजी को भी फिर संरक्षण दिया था भाई जोधपुर के तख्त सिंह ने। जोधपुर के तख्त सिंह ने इनको क्या दिया था? संरक्षण दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। डोंगजी को जोधपुर के तख्त सिंह ने संरक्षण दिया, जवाहर जी को फिर जूनागढ़ दुर्ग में किसने दिया? रतन सिंह ने। रतन सिंह ने क्या दिया? संरक्षण। ये दोनों बातें ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद में इनका जो प्रमुख दरबारी था, दरबारी दयालदास, पूरा नाम तो दयालदास सिढ़ायच है इनका नाम, लेकिन ज़्यादातर ये दयालदास के नाम से ही जाने जाते हैं। और इनकी जो रचना है वो है बीकानेरा राठौड़ारी ख्यात। बीकानेरा राठौड़ारी ख्यात, ये इनकी क्या है? प्रमुख रचना है। तो बीकानेरा राठौड़ारी ख्यात, इसमें हमें दयालदास की रचना है जो प्रमुख दरबारी थे किनके? रतन सिंह जी के। और बीकानेरा राठौड़ारी ख्यात, इसमें हमें बीकानेर, ये जोधपुर और बीकानेर दोनों ही ध्यान रखेंगे भाई, जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ों की जानकारी मिलती है। राठौड़ों की जानकारी मिलती है किसमें? बीकानेरा राठौड़ारी ख्यात में। और इसके अलावा इसमें हमें बीकानेर के जो प्रमुख राजा हैं, राव बीका से लेकर, राव बीका से सरदार सिंह तक जानकारी मिलती है। बीकानेर के प्रमुख जो राजा हुए हैं राव बीका, जिन्होंने बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना की, वहाँ से लेकर जो सरदार सिंह जी, रतन सिंह जी के बाद में आगे जो शासक बनेंगे वो सरदार सिंह ही बनेंगे। तो राव बीका से लेकर सरदार सिंह तक जो जानकारी मिलती है हमें किस में मिलती है? बीकानेर का बीकानेरा राठौड़ारी ख्यात में मिलती है। और इसमें ये भी बात ध्यान रखेंगे, ये राजस्थान की अंतिम ख्यात मानी जाती है। राजस्थान की अंतिम ख्यात कौन सी थी? तो ये थी बीकानेरा राठौड़ारी ख्यात। तो एक बार इसके शासनकाल को हम पुनः देख लेते हैं। रतन सिंह जी का शासनकाल रहेगा कब से कब तक? तो 1828 से 1851 तक। वासंती का युद्ध हुआ इनके शासनकाल में 1829 में, बीकानेर और जैसलमेर की सेना के बीच में। जैसलमेर के शासक थे गज सिंह, उनके सेनापति थे सालिम सिंह। और वासंती का युद्ध ऊँटों के लिए हुआ था। तो इसमें गज सिंह जी विजयी हो गए। फिर मेवाड़ के जवान सिंह ने इनके बीच में समझौता करवा दिया, लेकिन आधिकारिक रूप से समझौता 1835 में ट्रेविलियन ही करवाया था। लेफ्टिनेंट वोयलो इस समय समझौते में उपस्थित था। 1836-37 में गयाजी में इन्होंने राजपूतों को अपनी पुत्रियों का वध न करने की आण जारी करवाई थी, प्रतिज्ञा करवाई थी कि कोई भी राजपूत अपनी पुत्री का वध नहीं करेगा। 1844 में अंग्रेजों ने कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया, तो बीकानेर में भी पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। आण जारी करवाई रतन सिंह जी ने 1844 में कन्यावध पर। बीकानेर में रतन बिहारी का मंदिर बनवाया, जो वल्लभ संप्रदाय का मंदिर माना जाता है। डोंगजी और जवाहर जी पर प्रमुख जो लोक संत थे, अंग्रेज इनको पकड़ना चाहते थे, अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। तो जोधपुर के तखत सिंह ने तो डोंगजी को संरक्षण दिया था। और 1847 में जो हम बीकानेर के रतन सिंह जी थे, उन्होंने जूनागढ़ दुर्ग में संरक्षण दिया। किसको? जवाहर जी को। और इनके प्रमुख दरबारी थे दयालदास सिढ़ायच, पूरा नाम था इनका, दयालदास के नाम से इतिहास में ज़्यादा जाने जाते हैं। इनकी रचना थी बीकानेरा राठौड़ारी ख्यात। तो इसमें हमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में जानकारी मिलती है। राव बीका से सरदार सिंह जी तक मुख्य रूप से जानकारी मिलती है इसमें हमें। और राजस्थान की अंतिम ख्यात मानी जाती है बीकानेरा राठौड़ारी ख्यात।
तो दोस्तों आज के क्लास में हम यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।